वेलकम बैक एवरीवन, होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। हम अपनी जो हमने जर्नल की सीरीज़ शुरू करी हुई है, आज हम उसी में कुछ और एडवांस एंट्रीज देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। आज की हमारी जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो रिलेटेड होंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम से रिलेटेड। सबसे पहले ये जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। ऑल्दो मैं ये सब आपको जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कराई थी उसमें मैं आपको इनका बहुत ही ब्रीफ में आपको इनको बता चुका हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ड्यू तो हो चुके हैं बट हमने अभी उनको पे नहीं किया। जैसे कि आपकी स्कूल की फ़ीस तो ड्यू होगी, जैसे आपको मतलब मंथ की स्टार्टिंग में ही आपने स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है बट आप पे नहीं करते, आप उसे 10-15 दिन लेट करते हो। वो क्या होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके भी कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। वो उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक में, आज हम वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, 1 मंथ सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग ₹1000 एंड 11th मंथ पेड 11,000। इस जर्नल एंट्री का मतलब ये है कि हमारी 12 महीने की सैलरी थी, टोटल कितनी थी 12,000। हमने 11 महीने की तो पे कर दी 11,000, बट अभी हमने 1 महीने की नहीं पे करी जो कि थी हमारी 1,000। अब हम इस जर्नल एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो हमने 11 मंथ की पे करी जो सैलरी थी उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पे बैंक का कुछ मेंशन नहीं किया तो हमने यहाँ पे कैश लिखा। और ये कितना अमाउंट आएगा 11,000। बट अभी इसमें बता रखा है कि 1 महीने की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और ये जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और जो ये एक्रूड इनकम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन, इनको रिकॉर्ड करने से पहले आपके लिए एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का बैलेंस होता है डेबिट। मतलब कि अगर एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है, एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होता है तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने जब आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कराई थी मैंने उसमें बताया था आपको कि इंक्रीज़ इन द बैलेंस ऑफ एसेट्स या इंक्रीज़ इन द बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस, उनको हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट। और जब हमारी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है या कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होती है तब हम उसे किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे जो ये हमारी 1 मंथ सैलरी है आउटस्टैंडिंग, ये क्या है बिजनेस की, ये बिजनेस की एक लाइबिलिटीज़ है। और लाइबिलिटीज़ को हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑल्दो हमने अभी ये 1 महीने की पे नहीं करी बट ये हमारा एक्सपेंस तो है ही, और एक्सपेंस क्या है, सैलरी। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया। और यहाँ पे सैलरी क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या है, सैलरी। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1,000। इन शॉर्ट इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या सीखा कि जो हमारी 1 मंथ सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग और 11th मंथ की हमने पे कर दी। जो 11th मंथ की पे कर दी वो तो बहुत नॉर्मल है, हमने ऐसे रिकॉर्ड कर ली। और जो 1 महीने की पे नहीं करी वो क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। और जितने एसेट्स होते हैं उनको किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। और क्या नहीं पे करी हमने, सैलरी नहीं पे करी। और सैलरी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। 1,000 यहाँ पे आएगा। और अगर आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री करना चाहो तो वो भी हो सकती है, क्योंकि सैलरी अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है। तो आप कॉम्बो एंट्री कैसे कर सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट कितनी 12,000 टू कैश में हमने कितनी पे कर दी 11,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी है हमारी, आउटस्टैंडिंग पड़ी है हमारी 1,000। ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन एंट्री। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो कि हम इनकर तो कर चुके हैं अभी बट वो हमारे अभी ड्यू नहीं हुए थे, मतलब हमने एडवांस में ही पे कर दिए। जैसे कि आप क्या करते हो कि आप अपने स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस एडवांस में 6 मंथ 7th मंथ ऐसे पे कर देते हो। वो क्या होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस।
ऐसे ही बिजनेस का केस होता है। बिजनेस भी कुछ अपने एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कुछ और छोटे मोटे खर्चे हो गया, वो एडवांस में ही पे कर देता है। सो अगर वो एडवांस में ही पे कर देता है, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है बिजनेस का, वो होता है बिजनेस का एसेट। और एसेट्स भी किस कैटेगरी में आता है, अगर ये 12 महीने से ज़्यादा को, मतलब कि हमने 5-6 साल के एडवांस में ही पे कर दिया, तब तो ये होता है नॉन करंट एसेट। बट अगर 12 महीने तक ही एडवांस में पे करे हो तो वो होता है हमारा करंट एसेट। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000 पेड ऑन 1 जुलाई फॉर अ ईयर। अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है बिजनेस का, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो ख़त्म कब होता है, वो ख़त्म होता है 31 मार्च को। अब हमने 1 जुलाई 2022 से पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का। सो मतलब हमने इस साल का तो 9 महीने का ही पे किया, हमने 3 मंथ जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि हमने 9 महीने का ही पे किया इस साल का तो। और जो 3 मंथ है अप्रैल, मई, जून, वो हमारा एडवांस पे कर दिया हमने। ये तो नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है और जो हमने एडवांस में पे कर दिया वो बिजनेस का एसेट्स है। और एसेट्स को हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने बताया आपको एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। सो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1 जुलाई 2022 को, सो हम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे जुलाई 1, जो डेट को होगी हम उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे तो हमने सारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, यहाँ पे हमने पे किया 1200। बट क्या ये 1200 पूरे साल का है, पूरे साल का तो नहीं है ये, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ बिजनेस का 9 ही महीने का है, 3 महीने का हमने एडवांस में पे कर दिया। सो अब हम जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा हमें ये एंट्री भी तो सही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो अगर हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। और मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या बताया था कि जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट होने चाहिए वो रिलायबल होने चाहिए। सो हम इस एंट्री को सही कैसे करेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा सो हम 31 मार्च को एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने 3 मंथ का एडवांस में पे कर दिया। और एडवांस में पे कर दिया क्या होता है हमारा एसेट्स। और जब बिजनेस का कोई एसेट्स बनता है उस पर रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन मतलब कि बिजनेस के अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। और कितने से डेबिट होगा, 300 से, क्योंकि 300 ही एडवांस में पे कर रखा है हमने। अगर 1212 महीने का है सो 1 महीने का हुआ 100 रुपये, 1 महीने का 100 रुपये हुआ तो 3 महीने का कितना होगा 300 रुपये। और इंश्योरेंस प्रीमियम में भी कितना लिखेंगे 300, क्योंकि हमने यहाँ पे 1200 का डेबिट कर रखा था पर करना कितने का था 900। तो हम जब 300 का क्रेडिट कर देंगे सो ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी जो हमारी, वो इस अकाउंट को बैलेंस कर देगी। और जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे वो ट्रू एंड फेयर होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ प्रीपेड, और यहाँ पे भी लिख देंगे। और इस जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द होल ईयर एंड 3 मंथ इज़ प्रीपेड। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है एक्रूड इनकम से रिलेटेड। एक्रूड इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली बट अभी हमें वो रिसीव नहीं हुई। मतलब कि जैसे मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने कोचिंग तो ले ली पूरे 2 महीने की बट आपने अभी फ़ीस नहीं पे करी, सो वो होगी मेरी एक्रूड इनकम। ऐसे ही आप स्कूल में अगर उनकी फ़ीस ना पे करो, उन्होंने आपको सर्विसेज तो दे दी, मतलब एजुकेशन तो दे रहे हैं आपको बट आप उनकी फ़ीस नहीं पे कर रहे, सो वो स्कूल की या कॉलेज की होगी एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम होती है बिजनेस का एसेट। और एसेट्स मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट साइड, और हम लाइबिलिटीज़ होती हैं जो उनको रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड। सो अब हम इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है रेंट रिसीव 5000 स्टिल रिसीवेबल 2000, मतलब कि हमने 5000 का रेंट तो रिसीव कर लिया और रिसीवेबल कितने अभी 2000। सो अब एक्रूड इनकम की एंट्रीज देखो कैसे रिकॉर्ड होती हैं। सो यहाँ सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में नॉर्मली आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या होगा। बिजनेस में कैश आया होगा और किसके थ्रू आया, जब हमने रेंट रिसीव किया। सो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से रूल लगे हुए हैं।
यहाँ पे 5000 5000। अब स्टिल रिसीवेबल कितना है 2000, और ये 2000 क्या है, बिजनेस का एसेट्स है। सो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 2000। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा रेंट रिसीवेबल की जगह, क्योंकि ये अभी हमें मिला नहीं। अगर ये मिल गया होता तो यहाँ पे हम कैश लिखते, बट अभी हमें ये मिलेगा इन फ्यूचर। सो यहाँ पे मैंने लिखा रेंट रिसीवेबल, और रेंट रिसीवेबल क्या है, बिजनेस का एसेट्स, और एसेट्स को क्या करते हैं हम डेबिट, और ये हमें क्रेडिट तो आपको समझ ही आ गया होगा टू रेंट क्यों आया, क्योंकि हमें रेंट मिलेगा इन फ्यूचर। सो वो क्या है, बिजनेस की इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। अब आप इसकी एक कॉम्बिनेशन एंट्री भी पास कर सकते हो, जिसे हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। सो उसमें क्या देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे भी रेंट है, यहाँ पे भी रेंट है। सो हम इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं आपस में, और कैसे लिख सकते हैं हम इसे, कैश अकाउंट डेबिट रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लिख देंगे रेंट अकाउंट, और यहाँ पे हम अमाउंट कितना लिखेंगे 5000 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, 2000 हमें फ्यूचर में मिलेगा, और टोटल रेंट कितना है 7000। सो ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन एंट्री। और अगर आपको एक्रूड इनकम दी हुई हो किसी क्वेश्चन में कि इनकम एक्रूड, सो आप रेंट की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे एक्रूड इनकम। इसी हमारा नेक्स्ट केस है अनअर्नड इनकम का। अनअर्नड इनकम वो इनकम होती है जो हम एडवांस में ही रिसीव कर लेते हैं। जैसे मैंने किसी कस्टमर को अभी अपना प्रोडक्ट बेचा नहीं, बट वो हमें एडवांस में सारी की सारी पेमेंट देकर चला जाता है कि इस दिन हमें इस टाइम ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देना। सो जो हमारी एडवांस इनकम होती है वो हमारी क्या है, वो होती है हमारी लाइबिलिटीज़। और मैंने आपको क्या बताया, लाइबिलिटीज़ को हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सो आप देखो हम इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री में दिया हमें इनकम रिसीव्ड 15000 विच इंक्लूड एडवांस रिसीव्ड 5000, मतलब कि हमें 15000 की इनकम मिली, जिसमें से 5000 एडवांस में मिल चुकी है। सो अब हम इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हमें 15000 क्योंकि मिले हैं, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम में। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इनकम दिया हुआ है हमें यहाँ पे, बट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रेंट देगा या मतलब कुछ और टाइप की इनकम देगा। सो हम अभी यहाँ पे नॉर्मली इनकम ही लिख लेते हैं, टू इनकम अकाउंट कितना 15000। बट अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से जो हमें 5000 मिली हैं वो तो हमारी एडवांस इनकम है। सो हम एडवांस इनकम को, जब मैंने आपको प्रिंसिपल में कंसेप्ट बताए थे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो करंट ईयर की इनकम है वो ही हम शो करते हैं। बट इस ट्रांजैक्शन में तो हमने सारी की सारी शो कर दी कि 15000 हमें इसी साल में मिल चुकी है, बट क्योंकि 5000 नेक्स्ट ईयर की है, सो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे। अब हमने देख लिया, हमने 15000 तो रिकॉर्ड कर ली क्योंकि हमें इनकम मिली है। बट अब आप सोच रहे होगे कि सर इसमें तो 5000 वो इनकम भी है जो हमें एडवांस में मिल चुकी है, और जो हमें एडवांस में मिल चुकी होती है हमारी लाइबिलिटी, और हम लाइबिलिटी को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सो अब हम इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड करने के लिए और अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए हम एक और एडवांस एंट्री की जो हमें एडवांस में मिल चुकी है उसको पास करेंगे। सो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। एडवांस इनकम हमने क्यों लिखा, क्योंकि एडवांस इनकम होती है हमारी लाइबिलिटी, और हम लाइबिलिटी को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे 5000। और आप एडवांस इनकम की जगह पे यहाँ पे अनअर्नड इनकम भी लिख सकते हो। सो अब आप देख रहे होगे कि हमें मिली कितनी थी इस साल में 10000 में, एक्चुअली में 10000 मिली है क्योंकि 5000 एडवांस में है। सो हमने यहाँ पे क्रेडिट 15000 से किया था, बट नेक्स्ट एंट्री में हमने 5000 से इसे डेबिट कर दिया। सो जो हमारा अल्टीमेट जो अकाउंटिंग बैलेंस आएगा, जो हम लेजर में पोस्ट करेंगे या जो आगे अकाउंट बनाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सो अनअर्नड इनकम में पहली ट्रांजैक्शन थी क्योंकि हमें 15000 मिले, सो हमने सारे के सारे दिखाए, बट इसमें 5000 एडवांस में है। सो एडवांस एंट्री के लिए हमने ये एंट्री रिकॉर्ड करी जिसमें हमने अनअर्नड इनकम या एडवांस इनकम को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं क्रेडिट, और हमने डेबिट क्या की इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट हमने डेबिट क्यों करी, क्योंकि हमने 15000 ऐसे शो कर दिया कि हमें 15 के 15000 इसी साल के हैं, बट इस साल के तो सिर्फ 10 ही हज़ार है। सो हमने जो फालतू के 5000 की इनकम दिखाई
हमने उसे डेबिट करके जो हमारा अल्टीमेट बैलेंस था उसे सही कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जो कि रिलेटेड टू है डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको जब मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जो हम एसेट परचेज करते हैं उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उसको रेगुलरली बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं सो उसकी वैल्यू डिक्लाइन या डिक्रीज़ होती चली जाती है। मतलब कि जैसे आपने कोई मशीन आज 5 लाख की खरीदी और अगर आप उसकी 5 साल बाद वैल्यू करोगे सो वो बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है वो 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, मतलब वो 5 लाख नहीं रहेगी। सो इस डिक्रीज़ या डिक्लाइन इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है बिजनेस का एक्सपेंस। सो जो भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उससे एक तो बिजनेस का एक्सपेंस है और उससे वैल्यू किसकी डिक्लाइन होती है? एक तो बिजनेस का एक्सपेंस है और उससे वैल्यू डिक्रीज़ किसकी हो रही है? एसेट्स की। सो इस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो एक्सपेंस पे, एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। सो अब इस पे नॉर्मल रूल अप्लाई करो। एसेट्स आता है हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में और ये आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। सो अब रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट जब हम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो हम जर्नल एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और आपके क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दिया होगा, मशीनरी दी होगी, फर्नीचर दिया होगा या मतलब कुछ और नाम दिया होगा। सो यहाँ पे हम उसका पर्टिकुलर जो अमाउंट होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट एट द रेट 12% पेड ऑन कैपिटल 1 लाख। सो अब इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसे इंटरेस्ट पे किया, उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 1 लाख, उस पर हमने उसे 12% इंटरेस्ट पे किया, मतलब हमने उसे 12,000 का इंटरेस्ट पे किया। सो अब जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस में वो रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेस के प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट हो सके सो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो प्रोप्राइटर है उसे हम इंटरेस्ट देते हैं। सो इंटरेस्ट देते हैं। सो इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, बट जब वही इंटरेस्ट प्रोप्राइटर को मिलेगा सो उससे प्रोप्राइटर की क्या होगी? प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज़ होगी। जो कैपिटल होती है, कैपिटल बिजनेस की क्या होती है? कैपिटल बिजनेस की होती है इंटरनल लायबिलिटी। ये मैंने जब आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कराई थी उसमें बताया था मैंने, हम कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। सो जब बिजनेस का एक्सपेंस होगा सो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। और जब बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज़ में कुछ इंक्रीज़ होता है तब हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। मतलब अगर एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। सो हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल क्या है? बिजनेस की कैपिटल है, बिजनेस की लायबिलिटी और लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो अब हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से लिखेंगे? 12,000 और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट ₹10,000। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो रहा हो सो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो ड्राइंग करता हो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम होती है। और जो ड्राइंग होती है किसी प्रोप्राइटर की, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा सो जो प्रोप्राइटर की ड्राइंग है वो उससे इंक्रीज़ होंगी और जो प्रोप्राइटर की ड्राइंग इंक्रीज़ होंगी तब हम उसे जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम इसे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट इन ड्राइंग को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सारी की सारी इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। और ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि इससे प्रोप्राइटर की कैपिटल कम होगी और जब प्रोप्राइटर की कैपिटल कम होती है सो बिजनेस की लायबिलिटीज़ कम होती हैं। सो अगर लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तब हम उनको करते हैं डेबिट, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तब हम उनको करते हैं क्रेडिट। और यहाँ पे हम अमाउंट में लिखेंगे 10,000 और यहाँ पे हम नरेशन में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग एट ₹10,000। सो अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि रिलेटेड है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी।
अगर कोई हम मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं बिजनेस में और अगर हम उसका कुछ एक्सपेंडिचर पे करते हैं जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ऐसे ही अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम उसके रिलेटेड कुछ चार्जेस पे करें, जैसे टिम्बर हो गया या जो ब्रिक्स वगैरह होगी जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो जो सारे चार्जेस होते हैं जैसे कि मशीन को लेकर आने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है मशीन का, वहाँ से फैक्ट्री तक लेके आने के जितने भी चार्जेस होते हैं वो मशीनरी के अकाउंट में डेबिट करते हैं। हम उन एक्सपेंसेस को अलग कैटेगरी का एक्सपेंस ना मानकर हम ये मानते हैं कि ये मशीन इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज़रूरी थे, सो हम उस एक्सपेंस की वैल्यू मशीनरी में ही ऐड करते हैं। ऐसे ही जो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे हैं जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, सो हम ये मानते हैं कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी थे, सो उससे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो हम उन खर्चों को बिल्डिंग में एज अ एसेट्स ही कंज्यूम करते हैं। सो हम इसको अब एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन दी है, परचेज्ड मशीनरी बाय चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। सो अगर अब तक आपने जैसे नॉर्मल एंट्रीज देखी होंगी कि पेड 25,000 कैश एज वेजेस, अगर ये ना दिया होता एज इंस्टॉलेशन तो हम इसको एज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर ही मानते बिजनेस को और हम क्या एंट्री करते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अब ये वेजेस हमने मशीन को इंस्टॉल करने में लगाई, सो मतलब ये अगर ये वेजेस ना पे करते हम सो हमारी मशीनरी ना इंस्टॉल होती। सो जो ये वेजेस हैं सो अब हम इससे क्या मान रहे हैं कि ये जो वेजेस पे करी हमने 25,000 की, ये मशीनरी की वैल्यू है, मतलब कि हमारी मशीन 3 लाख की नहीं है, हमारी मशीन 3,25,000 की है। सो अब हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि हमने चेक से मशीन की पेमेंट करी और हमने वेजेस कैश में पे करी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। फ्री का अमाउंट कितना लिखेंगे 3,25,000, बैंक में लिखेंगे हम 3 लाख और यहाँ पे लिखेंगे हम 25,000। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय द बैंक। अब ये जो हमने ब्रिक्स परचेज करी है, जो टिम्बर परचेज की, इससे क्या कंस्ट्रक्ट हो रही है हमारी बिल्डिंग। सो ये खर्चा किस लिए हुआ, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, और बिल्डिंग क्या बिजनेस का एसेट्स है। सो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किस में पेमेंट करी हमने, बैंक से पेमेंट करी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम 25 लाख और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 25 लाख। अब आप सपोज करो अगर आपको नॉर्मल ये ट्रांजैक्शन दी होती कि ब्रिक्स परचेज फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख, आगे कुछ ना दिया होता कि हमने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए हैं। सो ये क्या, ये नॉर्मल एक्सपेंस होता बिजनेस का, तब हम यहाँ पे नॉर्मल लिखते मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट अगर कोई खर्चा हम स्पेशली या तो किसी मशीनरी के लिए खर्च कर रहे हैं, मशीनरी के जैसे इंस्टॉलेशन के लिए हमने कोई फ्रेट पे किया, कोई भाड़ा पे किया हमने, या कुछ और अदर चार्जेस पे किए इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो गए, कुछ अदर छोटे मोटे खर्चे हो गए, सो हम वो पर्टिकुलरली उसी मशीन के अकाउंट में डेबिट करते क्योंकि इससे हमारी मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो हम मशीन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को। ऐसे ही अगर हम कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो जितने खर्चे होंगे उससे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ना कि वो पर्टिकुलर खर्चा, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स होगी, यहाँ पे टिम्बर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ₹10,000 रिपेयर चार्जेस। अब हमने रिपेयर चार्जेस पे किए, हमने कोई ना तो फर्स्ट हैंड मशीन इंस्टॉल करी, ना हमने कोई सेकंड हैंड मशीन इंस्टॉल करी, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स थी हमने उसी पे रिपेयर चार्जेस कराए। सो रिपेयर चार्जेस एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, इससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होगा। सो हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ट्रांजैक्शन कितने से 10,000। बट अगर ये लिखा होता है कि हमने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया किसी मशीन का, सो हम उससे उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती, सो हम वो उस एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करते। ऐसी ही हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000 एंड ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। मतलब कि हमने नीलेश से हमने गुड्स परचेज़ करे 50,000 कैश में और 1,000 हमने क्या पे किया, कैरेज पे किया। सो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने और क्या पे किया, हमने पे किया कैरेज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेज अकाउंट डेबिट। सो हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन में हम अमाउंट लिखेंगे। हमने परचेजेस कितने की 50,000 की, और हमने कैरेज कितना पे किया 1,000, और कैश कितने का गया बाहर 51,000। बट क्योंकि ये तो परचेजेस है, इसमें कोई भी क्योंकि ना तो एसेट्स क्रिएट हुआ, सो हमने कैरेज को पर्टिकुलरली लिखा है। बट अगर यहाँ पे कोई मशीन होती, जैसे कि मशीन होती है, कोई बिल्डिंग होती है, या कोई अदर एसेट्स हो गया जैसे फर्नीचर हो गया या कोई प्लांट हो गया, अगर हम वो परचेज़ करते और उससे पर्टिकुलरली रिलेटेड हम कोई कैरेज पे करते उसे साइट तक लेकर आने का, सो उस पर्टिकुलरली भाड़े को या जो हमने कैरेज पे किया, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड, सो हम उसे क्या लिखते, उसे हम उस पर्टिकुलरली मशीनरी के अकाउंट में डेबिट करते। और यहाँ पे क्योंकि हमने परचेज़ किया है और तो हमारा जो हमने गुड्स परचेज़ किए वो हमारे बिजनेस में अंदर आए होंगे, सो जो हमने कैरेज पे किया उसे हम क्या बोल लेंगे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट। बट अगर ऐसे ही हम अगर किसी कस्टमर को सेल करते, तो सेल कर रहे, सो गुड्स बिजनेस से क्या जा रहे हैं बाहर, तो हम उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, अगर या तो कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो इसमें जितने भी खर्चे होते हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स को मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेके मतलब कंपनी तक लेकर आने का खर्चा, जैसे कोई कैरेज हो गया, कोई आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया या कुछ और चार्जेस हो गए, वो उस एसेट्स में डेबिट करते हैं हम। बट अगर हमने नॉर्मली गुड्स परचेज़ किए या हमने रिपेयर के चार्जेस करे किसी एसेट से रिलेटेड, सो हम वो पर्टिकुलरली एक्सपेंस ही डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में। उससे ना तो क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है ना एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, वो बिजनेस का एक सेपरेट एक्सपेंस है, तो हम उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। अब जब अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे, आप देखोगे कि जैसे कंप्यूटर कुछ एंट्रीज होती हैं, जैसे कि आपने कंप्यूटर परचेज़ किया, आपने प्रिंटर परचेज़ किया, टाइपराइटर या कीबोर्ड परचेज़ किया, सो इन सब के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं। हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऐसे ही अगर आप पोस्टेज रिलेटेड एक्सपेंसेस पे करते हो बिजनेस के, सो वहाँ पे हम पोस्टेज लिखते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फ़ैन या इलेक्ट्रिक लाइट या कुछ और इलेक्ट्रिकल आइटम इंस्टॉल किया बिजनेस में, सो आप वहाँ पे फिक्सचर्स लिखोगे, ना कि इलेक्ट्रिक लाइट या इलेक्ट्रिक फ़ैन। ऐसे ही अगर आप बिजनेस में पेन, पेंसिल, सिरेजर, शार्पनर वगैरह ये सब परचेज़ करते हो, सो आप उसके लिए स्टेशनरी टर्म यूज़ करोगे। और अगर आप एनिमल्स वगैरह परचेज़ करते हो, जैसे कि आपने हॉर्सेस परचेज़ किए, बुल्स परचेज़ किए बिजनेस में यूज़ करने के लिए, सो आप लाइव स्टॉक यूज़ करोगे। और अगर आपने जैसे बिजनेस के जैसे कोई जो बिजनेस ओनर होता है उसने अपना कोई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे किया, अपना डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर पे किया, अपने पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पे किया, पर्सनल इनकम टैक्स पे किया, सो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग, ना कि हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करके। सो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, पोस्टेज, फर्नीचर, स्टेशनरी, लाइव स्टॉक और ड्राइंग्स।